हम लोग ये वाला सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, करीब करीब 10 साल का हम लोग डिस्कस करेंगे 2024 के प्रीलिम्स से पहले पहले। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं 2023 का पेपर, जो स्पेशल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा और उसका उतना ज़्यादा फायदा भी नहीं निकलेगा, तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट आई होप इट विल हेल्प यू। सो पहला क्वेश्चन इसमें जो आया हुआ है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये, जैसे कि लिखा हुआ है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज। वो पूछ रहा है कि नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो कौन से एनर्जी सोर्सेज होते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? जो कन्वेंशनल है इसका मतलब ये है कि जैसे कोल हो गया, ये कन्वेंशनल है, हम लोग कोल हमेशा यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसे जो कि कन्वेंशनल है वो हो गए कन्वेंशनल वाले। अब हो गए नॉन कन्वेंशनल, पूछ रहा है नॉन कन्वेंशनल कौन है, तो ये पूछ रहा है प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है वो एनर्जी कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल है, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है कोल का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में। तो इस हिसाब से ये देख सकते हैं कि कन्वेंशनल है, ये नॉन कन्वेंशनल तो नहीं है क्योंकि परमानेंट यूज़ किया जा रहा है कोल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो ये ऑप्शन कट गया हम लोग के। अब लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रॉम द हीट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। चलिए इसको भी होल्ड पे रखते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल तो मतलब वही हो गया जो रिन्यूएबल नहीं है। रिन्यूएबल कौन सा नहीं है? जैसे कि पेट्रोल हो गया, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, इन सबसे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी कोल हो गया, ये रिन्यूएबल नहीं है। तो ये ऑलरेडी कन्वेंशनल है। क्यों कन्वेंशनल? क्योंकि ये पहले से यूज़ हो ही रहे हैं। पेट्रोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया या कोल हो गया, ये सारी चीज़ पहले से प्रोड्यूस हो रहे हैं एनर्जी निकालने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कन्वेंशनल ऑलरेडी है। तो नॉन कन्वेंशनल कौन सकता है? तो इसमें लिखा हुआ है रिन्यूएबल। अब इससे ये समझिए कि जो ये नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल है, क्रूड ऑयल नॉन रिन्यूएबल है और जो कोल है वो नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब ये होता है कि दोबारा फिर से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ये काफ़ी टाइम लेकर के खुद ही प्रोड्यूस होता है। ये उसको यूज़ करते हैं, फिर दोबारा इसको बनाने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, तो ये फिर से रिन्यूएबल नहीं हो सकता है, तो ये नॉन रिन्यूएबल है। और यही कन्वेंशनल है जो अभी तक हम लोग इसको निकालते हुए आए हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो एकदम से कट गया। अब अगर ये ऑप्शन कट गया तो इससे भी थोड़ा गैस वर्क कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब ये होगा जो रिन्यूएबल होगा वही नॉन कन्वेंशनल होगा। क्यों? रिन्यूएबल कौन कौन से एनर्जी आते हैं? रिन्यूएबल में जैसे विंड आता है, सोलर पावर आएगा। अब सोलर का फिर से हम ले सकते हैं, रिन्यूएबल है, विंड का फिर यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि अभी तक जो भी यूज़ करते आए हैं हम लोग, पेट्रोल डीजल या ये सब करते आए हैं जो कि कन्वेंशनल है। जो नहीं करते हैं वो क्या है? वो विंड एनर्जी, सोलर पावर एनर्जी है। और ये जो विंड पावर, सोलर एनर्जी पावर है, यही तो रिन्यूएबल है ना, रिन्यूएबल। तो इसका सेम हम लोग दिखा सकते हैं कि इस हिसाब से ये ऑप्शन बी जो है ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड 300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत बुक कलेक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक ड्यूरिंग द कंपेनिंग ऑफ नगरकोट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि नगरकोट में जब चढ़ाई किया था फिरोज शाह तुगलक ने, तो वहाँ से 300 किताबें संस्कृत की वहाँ से इकट्ठा की और उसको कन्वर्ट किसने किया, यानी कि ट्रांसलेट किसने किया है। तो उसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। क्वेश्चन थोड़ा नया था ये, जिसमें क्वेश्चन था ये, इसके ऑप्शन थे मुल्ला अब्दुल बकी, अजीजुद्दीन खान, मिर्ज़ा मोहम्मद अली और तालिब अमूली। इसमें आप लोग देख लीजिए इसमें क्या आंसर आप लोग बताएंगे। वैसे इसका आंसर है अजीजुद्दीन खान। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नागरकोट का कंपेयरिंग था इसका, ये हुआ था इनका 1365 में इसने किया था कंपेयरिंग। अच्छा, ये नागरकोट है कहाँ? नागरकोट है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में नागरकोट में कौन सी क्या चीज़ है जहाँ पर ये कंपेयरिंग किया था, यानी कि चढ़ाई किया था इसने? ये है ज्वाला देवी का मंदिर है, ज्वाला टेम्पल है, ज्वाला टेम्पल है। तो ज्वाला टेम्पल की कंपेयरिंग के दौरान में इसने 300 किताबें इकट्ठा की वहाँ से 1365 AD में और लेके आया, तो इसको ट्रांसलेट किया अजीजुद्दीन खान में। अच्छा, ये जो ट्रांसलेशन हुआ इस किताब का नाम क्या रखा? इस किताब का नाम रखा अजीजुद्दीन खान ने दलाइल ए फिरोज शाही, दलाइल ए फिरोज शाही इसका नाम रखा, इस किताब का नाम रखा। तो अब ये डिस्कस हो गया, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक यानी कि तुगलक वंश जो है सबसे इसका पीक पे जो जेनिथ पे पहुंचाया वो फिरोज शाह तुगलक ने। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चेंजेस लेकर के ले आए। खिलजियों के बाद ये तुगलक वंश शुरुआत होता है और इसके बाद से ये आते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुछ चीज़ें की, क्योंकि इनके इससे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक थे काफ़ी चीज़ें चेंज कर चुके थे, काफ़ी चीज़ें मतलब अप्स एंड डाउन उनके पीरियड में थे। जैसे कि जो कैपिटल सेटलमेंट था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद से जब फिरोज शाह तुगलक आते हैं तो काफ़ी मैनेज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं कि साउथ इंडिया का जो पोर्शन रहता है कब्जा करना छोड़ देते हैं, ये मैनेज करना, क्योंकि मैनेज करना इन्हें कठिन दिखाई देता है। काफ़ी स्मार्ट रूलर रहते हैं। अब जो वहाँ पर जो थियोलॉजियंस रहते हैं, यानी कि जो आपस में कोई चीज़ टुकड़ा ना हो जाए, आपस में कोई टूट ना हो, आपस में कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं ना, और ये हेरिडिटरी,
ये दो काम बहुत बढ़िया करते हैं। हेरिडिटी में क्या करते हैं, जो नॉबल्स रहते हैं, जो बड़े अधिकारी रहते हैं वो, और आर्मी, इन दोनों में ये हेरिडिटी सिस्टम अप्लाई कर देते हैं। नॉबल्स यानी कि जो बड़े अधिकारी मर जाएंगे या उनकी जगह पे वो काम नहीं करना चाहते तो अपने बेटे को भेज सकते हैं। अगर बेटा नहीं जाना चाहता है तो अपने सन इन लॉ को भेज देंगे, सन इन लॉ नहीं जाना चाहता है तो किसी स्लेव को भेज देंगे। ऐसे हेरिडिटी सिस्टम शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसे सेम आर्मी में कर दिया। अगर वो जाना नहीं चाहते हैं तो अपने बच्चे को भी भेज सकते थे आर्मी में, जिससे बाद में जाकर काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। ऑर्थोडॉक्स का सिस्टम ये था कि ऑर्थोडॉक्स जो थियोलॉजियंस थे, यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो कि इस्लामिक रूल एकदम हार्ड लाइनर थे, वो ये बोलते थे कि मज़ार पे नहीं जाना चाहिए। तो वुमेंस को इन्होंने मज़ार, इसको बहुत पेलेकेट किया, काफ़ी मतलब इनको समझा के रखा। तो उनकी वजह से काफ़ी रूल्स भी चेंज करने पड़े। जैसे कि वुमेंस को मनाही हो गया, यानी कि प्रोहिबिट कर दिया गया कि आप मज़ार पे नहीं जाएंगी पूजा करने के लिए, मज़ार पे नहीं जाएंगे इबादत करने के लिए, क्योंकि ये शरिया के अकॉर्डिंग में, शरिया के तहत में ये सही नहीं है। अब टैक्स में काफ़ी सारे चेंजेस लेके आए। जैसे कि 4 टैक्स, काफ़ी सारे टैक्स खत्म कर दिए, करीब 32 टैक्स खत्म करके केवल 4 टैक्स लेकर के आए, जिसमें से खराज को कहते थे लैंड टैक्स को बोलते थे खराज। जकात 2% था, इनकी जितने भी आपकी प्रॉपर्टी है ना उसका 2%। और कहीं ये भी है कि ये मुस्लिम दिया करते थे। जिजिया ये नॉन मुस्लिम के लिए था, नॉन मुस्लिम्स के लिए था जिजिया। और खम्स मतलब लूट, यानी कि जो लूट में, या बूटी भी कहा जाता है इसे, कोई ज़मीन कब्जा कर ली, किसी दूसरे का ज़मीन कब्जा कर ली, तो वहाँ से जो धन लूटा जाता था उसका ये टैक्स दिया जाता था। अब ये बात समझने वाली हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जिजिया है ना, जिजिया पहले ब्राह्मण्स में नहीं लगता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहले शासक हैं तुगलक वंश में, जिन्होंने जिजिया को ब्राह्मण्स के ऊपर भी लगा दिया। इन्होंने बोला कि ब्राह्मण्स एक्सक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ऐसा शरीयत में नहीं लिखा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिजिया क्यों उन्होंने ब्राह्मण के लिए सेपरेट किया, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। वाटर टैक्स, काफ़ी इरीगेशन में काफ़ी काम कर रहे थे ये, तो काफ़ी कैनाल बनाए इन्होंने। तो कैनाल बनाने के बाद से इन्होंने क्या किया कि इसके लिए अलग से एक टैक्स लगाना शुरू कर दिया। टैक्स का नाम था हकाक्यू शर्ब। इन्होंने नया वाटर टैक्स लगाया जिसका नाम था हकाक्यू शर्ब। ठीक है, इसको हासिल शर्ब भी कहते थे, ध्यान रखिएगा। इसे हासिल ए शर्ब भी बोलते थे, हासिल शर्ब भी बोलते थे। अच्छा, इन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल्स भी बनाए। हॉस्पिटल्स में ये जिसको बोलते थे, जिसमें काफ़ी फ्री दवाइयाँ होती थी गरीबों के लिए, इन सब के लिए, तो उसका नाम रखा दारुल शिफा। क्या याद रखिएगा, दारुल शिफा हॉस्पिटल का नाम रखा। एक नया डिपार्टमेंट भी खुलवाया, जैसे कि परोपकारी थोड़ा टाइप के थे, तो उसके लिए भी कि अगर कोई पूरा गर्ल है उनकी शादी कराने के लिए, कोई मरीज़ है उनकी दवा कराने के लिए, या ऐसे भी जो भी चीज़ें हैं उनको जो ज़रूरतमंद को देने के लिए, तो उसके लिए एक नया डिपार्टमेंट खिलाया जिसका नाम था दीवाने खैरात। अब इसमें थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जाएगी। तो ये है छोटा सा फिरोज शाह तुगलक, और ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अजीजुद्दीन खान, और उन्होंने जो किताब को कलेक्ट करके जो कन्वर्ट की किताब, उसका नाम था दलाई फिरोज शाही। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा इकोनॉमिक से रिलेटेड है। इसमें लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ द पुअर्टी का टाइप पूछा है। ये टॉपिक भी पुअर्टी इंपॉर्टेंट है, जैसे पुअर्टी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ये पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी यूपीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें पुअर्टी, इस बारे में डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी से। जैसे पुअर्टी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, फिर ऐसे ही मनी मार्केट हो गया, फिर 5 ईयर प्लान्स हो गए, तो वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। बट इसमें देखते हैं कि इसमें पूछा है कि पुअर्टी का टाइप कौन कौन सा है। इसमें कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है एब्सोल्यूट पुअर्टी, रिलेटिव पुअर्टी, सब्जेक्टिव पुअर्टी, फंक्शनल पुअर्टी। और कोड में ये है कि ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 4, ओनली 3 and 4, ओनली 1, 2 and 3। आप लोग अपने आंसर दे लें। इसका आंसर होता है 1, 2 and 3, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। इसको समझ लेते हैं क्या मतलब है। एब्सोल्यूट पुअर्टी मतलब आपके पास रिसोर्स है ही नहीं, इवन फूड इनसिक्योरिटी भी है, मतलब आपके पास खाने तक के चीज़ें अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं आप, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पुअर्टी। रिलेटिव पुअर्टी जैसे मान लीजिए ए है, इसके पास 100 रुपये हैं, और ये बी है, इसके पास 200 रुपये हैं। रिलेटिव पुअर्टी मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि इसके पास 0 है, खाने के पैसे नहीं है, इसके पास हैं, बट ये बी से गरीब है। ऐसे मान लीजिए सी है, इसके पास 400 रुपये है, तो बी ऐसा नहीं है कि गरीब है, क्योंकि ए इससे भी कम पा रहा है, बट ये सी से गरीब है ये, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पुअर्टी। जैसे बी का रिलेटिव पुअर्टी आप देख पा रहे हैं। अब हो गया सब्जेक्टिव पुअर्टी, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस इंक्लूड होते हैं, बट इसका मेन, जैसे ऐसे देख सकते हैं इसको हम, कि जैसे ए ये सोच रहा है कि इसको
पर डे का हिसाब से 500 रुपये मिलने चाहिए, बट इसको मिल कितने रहे हैं, इसको मिल रहे हैं 300 रुपये ही केवल। इसका मतलब ये है सब्जेक्टिव है, मतलब इसके हिसाब से ये जिसको पाना चाहिए 500 रुपये बट ये पा रहा है 300 रुपये, तो ये खुद तो गरीब समझेगा। इसको कहते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पॉवर्टी। डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हम लोग बाद में, बट अभी फिलहाल इतना बेसिक चीज़ें हम लोग को समझनी होगी। फंक्शनल पॉवर्टी ये कोई भी पॉवर्टी नहीं होती है। सो इसमें जो इस आंसर इसमें देखेंगे हम लोग तो कोड डी सही होगा, ओनली 1, 2 एंड 3। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आया हुआ है कि ये डिसीज़ है और किसकी वजह से होता है, फैक्टर बताने हैं हम लोग को, ये मिलान करने को आया हुआ था इसमें। तो इसमें क्वेश्चन था डिसीज़ दिए होते हैं पेप्टाइक अल्सर, डेंगू, एलिफेंट फुट एंड मलेरिया। इसके फैक्टर दिए हुए हैं वायरस, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स और बैक्टीरिया, और ये इसके कोड दिए हुए थे कि इसकी वजह से क्या, इसमें से क्या होना चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे देखता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि किससे कौन कौन से हैं। इसमें तो दे दिया मिलान होने के लिए, अदरवाइज भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर कौन सा डिसीज़ कॉज करता है। खैर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अभी पेप्टाइक अल्सर को रहने देते हैं, पहले डेंगू को उठाते हैं, मलेरिया को उठाते हैं। ये जो कि बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेंगू का और मलेरिया का, तो इन दोनों का पता होना चाहिए। आइए हम यहाँ से समझते हैं कैसे याद रखना है इसको। तो जो भी फैक्टर है, जो वायरस जिसका फैक्टर होता है उसको एक लाइन में लिख देते हैं। तो वायरस की वजह से क्या क्या चीज़ें होती है पहले इनको देख लेते हैं। वायरस की वजह से डेंगू होता है, रेबीज़ होता है, मम्स होते हैं, कॉमन कोल्ड होता है, चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, मीजल्स होता है। मैं इसको कैसे याद रखता था, उसका कोड देख लेते हैं कि MU यानी कि मजल्स है, ME यानी कि मीजल्स से मम्स, MU से मम्स, ME से मीजल्स, CO से को, DR यानी कि डॉक्टर, स्मॉल चिकन। तो हम ऐसे याद रखते थे कि मम्मी को डॉक्टर स्मॉल चिकन लगता है। थोड़ा सा ऑकवर्ड है, एब्सर्ड है, तभी तो याद रहेगा, अदरवाइज बहुत ही कॉमन हो जाता है तो याद नहीं रहता है। तो मम्मी को डॉक्टर स्मॉल चिकन लगता है, ये वायरस का अपना हो गया। वायरस के ये कॉमनली क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मम्मी को डॉक्टर स्मॉल चिकन लगता है, चिकन लगता है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ फैक्टर। प्रोटोजोआ फैक्टर किस मेनली 3 पे पूछा जाता है क्वेश्चंस। पहला मलेरिया जो कि इंपॉर्टेंट है, स्लीपिंग सिकनेस और कालाजार। इसके कुछ और जो वेक्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस का टेसे टेसे होता है, उसको बाद में किसी कवर कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन आया हुआ है उसका भी। सो अभी देखते हैं कि प्रोटोजोआ जो कॉज करता है वो क्या क्या डिजीज कॉज करता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, कालाजार होता है। तो इसको कैसे याद करना है, मैं काले अजगर के साथ सोया। अब ये बहुत ही एब्सर्ड है, बट चक्कर ये है कि हम लोग को बहुत ही नॉर्मल याद नहीं करना है, शायद ही कोई काले अजगर के साथ सोता होगा। तो मैं काले अजगर के साथ सोया, तो ये आपको डेफिनेटली याद रहेगा। अब इस हिसाब से इसको मिलान कर लेते हैं हम लोग। पहले देखते हैं डेंगू। तो डेंगू हम लोग देखना कि वायरस की वजह से होता है, ओके, यानी कि ये डी फॉर डॉक्टर। डेंगू वायरस से होता है। मलेरिया किससे होगा, तो प्रोटोजोआ का हम लोग देखा, तो मलेरिया किससे होगा, मलेरिया होगा प्रोटोजोआ से। अब बच गया एलिफेंट फुट। हम लोग पेप्टाइक अल्सर को बाद में देखेंगे। एलिफेंट फुट जो है, पहली बात तो इतने में मिलान हो जाएगा, बट फिर भी देख लेते हैं। एलिफेंट फुट ये जो वॉर्म है ना, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक फाइलेरिसिस और दूसरा एलिफेंट फुट। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉमन भी है और डिफरेंट भी है, बट देख लेते हैं। वॉर्म से केवल 2 ही क्वेश्चन आएगा, या तो एलिफेंट फुट पूछेगा या फाइलेरिसिस पूछेगा। तो बस ये दोनों याद रखने हैं अपन लोग को कि वॉर्म से एलिफेंट फुट होगा या फिर फाइलेरिसिस होगा। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जिनको बैक्टीरिया का भी याद करना होता है। बैक्टीरिया का बहुत लंबी लिस्ट है, डिस्कस कर लेंगे हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। बट अभी फिलहाल बैक्टीरिया का छोड़ते हैं। मैं ऐसी कोशिश करता हूं कि वायरस का याद हो और प्रोटोजोआ का याद हो। वॉर्म्स का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, 2 ही है, एलिफेंट फुट और फाइलेरिसिस। तो प्रोटोजोआ का याद हो गया और वायरस का याद हो गया। बाकी जितने भी आएंगे वो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि बैक्टीरियल कॉज डिसीज है वो। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बुक्स और कंटेक्स्ट, यानी कि बुक ये है और इसके किसके बारे में है, इसके बारे में मिलान करना है इस क्वेश्चन में। देखेंगे मिराते सिकंदरी, बुरहाने मशीर, रियाज उस सलातिन और रियाज उल इंसा, ये करके है। और कंटेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ बंगाल के बारे में, हिस्ट्री ऑफ बहमनी के अहमद नगर के बारे में, कलेक्शन ऑफ मोहम्मद गवान्स लेटर, मोहम्मद गवान का लेटर जो लिखा था उसका कलेक्शन करके रियाज उस सलातिन लिखा हुआ है, और विक्ट्री ऑफ गुजरात। तो इसमें हम लोग को मिलान करना है। इसमें हम लोग देखेंगे ये कोड दिया हुआ था इसमें कि कैसे इसको मिलान करना है। अब अगर फॉर गेस वर्क करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही काफ़ी अटपटा है जो कि नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो इसमें से अगर कुछ हम लोग एलिमिनेट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि मिराते सिकंदरी, जो सिकंदर शब्द है ना, आप देखो ये जीत या किसी चीज़ के जीतने की बात करता है कि सिकंदर यानी कि जीत गया है वो। तो इस सिकंदर को हम लोग जोड़ सकते हैं कि विक्ट्री ऑफ गुजरात से। अगर विक्ट्री ऑफ गुजरात से हम लोग जोड़ दिए तो देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन किससे मिल रहा है, ए का 4। तो ए का 4 में केवल 2 ऑप्शन मिल रहा है, ये दोनों ऑप्शन। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब अगर इन दोनों ऑप्शन को देखेंगे तो ए का 4 और बी का 2 और बी का 2 दोनों कॉमन मिल रहा है, यानी कि बी का तो 2 ही है और ए का 4 है। अब 2 बचे, एक सलातिन बचा और इंसा बचा, और 2 ऑप्शन बचे विक्ट्री ऑफ बंगाल और कलेक्शन ऑफ मोहम्मद गवान्स लेटर। अब इसमें हम लोग गेस वर्क कर सकते हैं। अगर मतलब इसमें क्या होता है कि एकदम से 50-50 आ गया चांसेस,
तो हम लोग 50-50 एटलीस्ट रहेंगे कि मार देंगे तो सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसको हम लोग कि अब इसको समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो हम लोग अगर मिलान करें ठीक से तो ये मिरात सिकंदरी जो है वो एकदम सही हम लोग मिलान किए, विक्ट्री ऑफ गुजरात से है। जो अब इसके जो ऑप्शन के हिसाब से है उसमें यह है कि जो बुरहान मशीर है वो हिस्ट्री ऑफ बहमनी का अहमदनगर एक था, उसके बारे में हिस्ट्री के बारे में बताया गया है बुरहान मशीर में। अब आता है रियाज उस सलातिन, ये एक्चुअल में बताया गया हुआ है जो हिस्ट्री है ना बंगाल का, उसके बारे में बताया हुआ है, बंगाल के हिस्ट्री के बारे में। और एक कब से बताया गया है बंगाल की हिस्ट्री में, बख्तियार खिलजी जब आते हैं ना, बख्तियार खिलजी उसके टाइम से लेकर के और बैटल ऑफ प्लासी तक इसके बारे में डिस्कस हुआ है। अब इसके जैसे गुलाम हुसैन साहब इसके राइटर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बशर्ते कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। ये RO में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब ये बचा इंसा, जो रियाज उल इंसा है ये कलेक्शन है महमूद गवान लेटर का। महमूद गवान कौन थे आप लोग जानते हैं, बहमनी के ना, बहमनी सम्राट जो था उसके प्राइम मिनिस्टर थे कौन, महमूद गवान। तो उनका लेटर लिखा हुआ था। अच्छा जैसे इसको जो ये है ना रियाज उस सलातिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गार्डन ऑफ एनलाइटमेंट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानने के लिए। गार्डन ऑफ एनलाइटमेंट भी बोलते हैं, गार्डन ऑफ एनलाइटमेंट भी बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन के बारे में था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, जब बॉम्ब फेंका गया वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर दिल्ली में। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये जब इस इवेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इस इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कौन सा इंसिडेंस है ये, जब लॉर्ड हार्डिंग पे बॉम्ब फेंका गया था। तो ये 1912 की बात है। हम लोग जानते हैं रास बिहारी बोस को, रास बिहारी बोस एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि हम लोग लॉर्ड हार्डिंग पे बॉम्ब फेंकेंगे, और बॉम्ब फेंके काम कौन करेगा, बसंत कुमार विश्वास। कौन करेगा, बसंत कुमार विश्वास बॉम्ब फेंकेंगे। ये पूरा जो कॉन्स्पिरेसी की गई वो किया गया रासबिहारी बोस के द्वारा। 1912 में ये जा रहे थे हाथी से, वहाँ पे बॉम्ब फेंक गया, बट इसे अनफॉर्चुनेटली बोलेंगे मेरे ख्याल से कि लॉर्ड हार्डिंग बच जाते हैं। अब ये बच जाते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर मुकदमा शुरू होता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, रासबिहारी बोस भाग जाते हैं बाहर, पर बसंत कुमार विश्वास पकड़ लिए जाते हैं और इनको हो जाती है फांसी। रासबिहारी बोस बाहर रहने लगते हैं। तो ये उसकी बात हो रही है। अब रासबिहारी बोस किससे एसोसिएटेड थे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन, इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि लेबर एसोसिएशन बॉम्ब किसी के ऊपर नहीं फेंका, जहाँ तक हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी अगर हम लोग पढ़ें तो। अब बचता है यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। अगर थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं तो हम लोग जानते हैं इसको सर सैयद अहमद खान साहब ने बनाया था। सर सैयद अहमद खान साहब 1888 में, सर सैयद अहमद खान साहब बनाते हैं इसको 1888 में। किस लिए, कि हम लोग मुस्लिमों का पक्ष रख सकें उसके लिए, और हिंदू मुस्लिम को साथ में यूनिटी बना सके, इसलिए सर सैयद अहमद खान साहब ने 1888 में यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया था। अब दो चीज़ें बती, एक बचा युगांतर, एक बचा अनुशीलन समिति। तो हम लोग अनुशीलन समिति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुशीलन समिति 1902 में बनता है। इसको 3 लोग मिलकर के बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा, बरिंद्र कुमार घोष, जितेंद्र नाथ बनर्जी और परमानाथ मित्र। अब ये 3 लोग मिलकर बनाते हैं। एक्चुअल में अनुशीलन समिति के 2 भाग पार्ट हो जाते हैं। एक जो कलकत्ता में एक्टिवेट रहता है, उस टाइम का कलकत्ता रहता है, अभी कोलकाता हो गया है। एक ढाका में, यानी कि बांग्लादेश में। ये जो ढाका वाला रहता है ना, ये ओरिजिनल अनुशीलन समिति रहता है। जो कलकत्ता वाला पार्ट होता है ना, उसी को हम लोग जानते हैं युगांतर से। यानी कि अनुशीलन समिति के 2 पार्ट थे, एक कलकत्ता में एक्टिवेट था जिसको जुगांतर या युगांतर जानते हैं, एक अनुशीलन ये वाला था जो ढाका में एक्टिवेट था, अब एक्टिव था। अब ये जो अब पूछा जाएगा कि युगांतर समिति किसने बनाया, तो वो बरिंद्र कुमार घोष आ जाएगा ऑप्शन में, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी अनुशीलन समिति को 1902 में 3 लोगों ने मिलकर बनाया, बरिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी और परमानाथ मित्रा। एक चीज याद रखिएगा, तीनों लोग का नाम याद रखिएगा, क्योंकि एक बार वेस्ट बंगाल पीसेस होता है ना, उसमें इन दोनों का नाम नहीं दिया, बरिंद्र कुमार घोष, जितेंद्र नाथ बनर्जी का, ये तीसरा नाम दे दिया था परमानाथ मित्रा का। तो ध्यान रखिएगा, अनुशीलन समिति को परमानाथ मित्र, जितेंद्र नाथ बनर्जी और बीरेंद्र कुमार घोष मिलकर बनाया था। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ कि स्कूल ऑफ थॉट्स दिए गए हैं और इसको जो प्रोपाउंडर है उसके बारे में बताया गया है। उसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही मिलान है, ये बताना है हम लोग को। तो अगर हम लोग देखें विशेषिका के लिखा हुआ है इसमें पतंजलि, उत्तर मीमांसा कपिल, मीमांसा कन्नद, न्याय गौतम। अब इसमें हम लोग जानते हैं पतंजलि, ये मिस्टेक ही नहीं होना चाहिए हम लोगों को कि पतंजलि क्या प्रपोंड किए थे। पतंजलि योगा सिस्टम प्रपोंड किए थे, फॉर मोक्षा योगा सिस्टम पतंजलि ने प्रपोंड किया था। अब आते हैं उत्तर मीमांसा।
अब दोनों चीज़ अलग अलग से देख लेते हैं कि जो इसमें जो ऑप्शन डी वाला है लास्ट, ये ऑप्शन सही है। जो गौतम है उन्होंने न्याय की व्यवस्था, जो स्कूल ऑफ थॉट है ना न्याय का, उन्होंने प्रपोन किया था गौतम ने। अब आता है मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इन दोनों को ऐसे याद कर लीजिएगा। मीमांसा जैमिनी, कौन? जैमिनी। मीमांसा जैमिनी ने किया था। उत्तर मीमांसा कौन करेगा तब? बद्रायन। कौन? बद्रायन। उत्तर मीमांसा बद्रायन, मीमांसा जैमिनी, न्याय वाला सिस्टम गौतम ने। अब आता है और पतंजलि ने योगा प्रमोट किया। विशेषिका कौन करेगा? विशेषिका ये जो कन्नड़ लिखे हुए हैं ना, तो विशेषिका कन्नड़ ने किया। एक याद रखिएगा एक चीज़ कि विशेषिका जो है ना, ये हम लोग क्या इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही एक थ्योरी है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं एटम के बारे में। तो जो एटॉमिक थ्योरी है ना, वो दिया गया है विशेषिका में। ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एटॉमिक थ्योरी कौन से स्कूल ऑफ थॉट में डिस्कस है, तो एटॉमिक थ्योरी विशेषिका में डिस्कस है, जो कि किया गया था कन्नड़ के द्वारा। याद रखिएगा ये। तो इतने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। पतंजलि ने प्रपोन किया योगा सिस्टम, जो अच्छा एक चीज़ और, कपिल ने प्रपोन किया सांख्य दर्शन या सांख्य फिलॉसफी। कौन सा? सांख्य फिलॉसफी। कन्नड़ जो कि विशेषिका ने प्रपोन किया, गौतम न्याय को प्रपोन किया, और ये जैमिनी ने मीमांसा, और उत्तर मीमांसा किसने? बद्रायन ने। ये चीज़ें इतना याद रखिएगा, एक लाइन से भी याद रख सकते हैं। तो इसको ऐसे करते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करने के लिए। सो इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन वाज द सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार इंडिया में सेंसस कब कंडक्ट हुआ? ओके, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1871, 1861, 1850, 1881। अब इसको पहले समझ लेते हैं कि इसकी पहले थोड़ा सा बेसिक डिटेल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सेंसस आर्टिकल 246 से रिलेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। ये 7th शेड्यूल जिसमें तीनों लिस्ट बटे हुए हैं, उसमें ये यूनियन लिस्ट में आता है। यानी कि इसको कंडक्ट कराएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराएगा इसको। अब ये अंडर किसके आता है? ये अंडर आता है होम मिनिस्ट्री के अंडर में। होम मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है। ओके, अब रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि ऑटोमेटिकली अंडर आते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। वो कंडक्ट कराते हैं ऑल ओवर इंडिया में सेंसस। अब इसका थोड़ी सी हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। होता यह है कि 1856 में ये डिसाइड किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग सेंसस कंडक्ट करेंगे कब? 1871 में सेंसस कंडक्ट करेंगे पहला। यहाँ पे हेड काउंटिंग होती है 1871 में, और इसका जो रिजल्ट आता है, यानी कि जो इसका आउटकम आता है, वो आता है 1872 में। तो जो हम लोग का क्वेश्चन है, मतलब जो हम लोग जानते हैं वो, और उसमें वाइसराय कौन रहता है? लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो के अंतर्गत जब उसका रिजल्ट आता है इस हेड काउंटिंग का, तो वो आता है 1872 में। क्वेश्चन दिया, आंसर इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है 1871 दिया गया है। तो जबकि यूपी पीसीएस ने जो इसका माना है, वो माना है ए ऑप्शन सही है, बट हम लोग अगर देखेंगे एग्जैक्टली तो 1872 में आता है ये इसका आउटकम, और यही मानते हैं लॉर्ड मायो के अंतर्गत ये हेड काउंटिंग होता है। बट कंटिन्यू सेंसस शुरू होता है ना, वो लॉर्ड रिपन के टाइम शुरू होता है। कब? 1881 में, यानी कि नेक्स्ट 10वें साल ये शुरू होता है कंटिन्यू, वहाँ से सेंसस हम लोग का शुरू होता है। उस समय कौन रहता है? वाइसराय लॉर्ड रिपन। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिएगा, इसके जो अधिकारी होते हैं ना, जो लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1881 में कंडक्ट करते हैं, उनका नाम रहता है WC प्लाउडेन, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पोएट्स हैं और इनकी कंपोजिशंस हैं, इसके बारे में मिलाने का है, और ये बोला है कि कौन सा रॉन्ग है, यानी कौन सा सही नहीं मिला हुआ है। तो क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, बट ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। एक पोएट का भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, RO में भी, और अन्य एग्जाम में भी रिपीटेशन के चांसेस हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। तो देख लेते हैं। दया भाई, ये लिखा हुआ है विनय मालिका। सहजोबाई, सहज प्रकाश, गंगाबाई, गणेश देवलीला, सोन कुमारी, पोएम ऑफ स्वर्ण बेला। अब एक चीज़ तो ऐसे ही जान लीजिए कि जैसे सहजोबाई लिखा हुआ है, सहज प्रकाश लिखा हुआ है, मान सकते हैं कि सही हो सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन सारा का सारा याद करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर ये देखें तो दया भाई विनय मालिका सही है, ये सहजोबाई सहज प्रकाश सही है, ये सोन कुमारी पोएम ऑफ स्वर्ण बेला ये भी सही है, सोन कुमारी का भी। लेकिन जो गंगाबाई है ना, इन्होंने ये नहीं लिखा, गणेश देव लीला नहीं लिखा। तो गणेश देव लीला लिखा किसने? गणेश देव लीला लिखा गया मधुर अली। क्या नाम है? मधुर अली के द्वारा। नाम थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? मधुर और अली, मधुर के साथ में अली, बट ये हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी इन यूनिटी है, ये खूबसूरती है हम लोग के इंडिया की। मधुर अली ने गणेश देव लीला लिखा। एक चीज़ और मधुर अली ने लिखा जिसका नाम था रामचरित
रामचरित, अगर ये मिलाने को आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। मधुर अली ने रामचरित और गणेश देव लीला लिखा। बाकी सारे ऑप्शन सही है, यानी कि सोन कुमारी, पोएम ऑफ स्वर्णबेला, सहजोबाई, सहज प्रकाश, दया भाई, विनय मालिका, ये सारे ऑप्शन सही हैं। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा वैसे ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आगे का क्वेश्चन और 2-3 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर, फिर ऐसे 10 साल का हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर डिस्कशन।